वेलकम टू प्रतियोगिता, सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और बच्चों, ये हमारा पहला सेट है जीएस की। जीएस सीरीज चल रही है यूपीपीसीएल के लिए, ठीक है। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? प्रकाश का मापन सबसे पहले किसने किया था? वो किया था रोमन ने। तो इसका आंसर क्या हुआ? रोमन, ठीक। तो ये इसका आंसर हुआ रोमन, ठीक। अगला श्वेत प्रकाश, देखो इसके बारे में कुछ और नई जानकारी बताता हूँ। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसकी जानकारी दी थी न्यूटन ने। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नागार्जुन ने। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है। और जो आइंस्टीन है, आखिर आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। काय का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का, सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने ग्रह केपलर ने दिए थे ग्रह नंबर संबंधित नियम। और न्यूटन ने 3 नियम भी दिए थे तुम्हारे। और अगला को, ठीक है, आइंस्टीन के बारे में पता चल गया, न्यूटन के बारे में पता चल गया, ठीक है। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? दूरबीन की खोज की थी। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। मतलब हमें आपको बता दी जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई 3 गुणा 10 की घात प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कभी प्रकाश की सबसे अधिक चाल वो निर्वात में ही होती है, ठीक है। और ध्वनि की सबसे अधिक चाल, ठीक है, ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होती है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? किसमें होती है बच्चों? ठोस में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हम काफी सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले पाए, ठीक है। प्रकाश और ध्वनि, ठीक है। प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस में होती है, ठीक। और हाइजीन ने, हाइजीन जो थे हाइजेंस, हाइजेंस, हाइजीन, हाइजीन ने बताया कि जो हाइजीन ने बताया कि प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया था, ठीक। और थॉमस यंग, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोऑर्डिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, कोऑर्डिनोग्राफ सूर्य है, ये सूर्य होता है हमारा, ठीक है। सूर्य के कोरोना को देखने के लिए, आपका कोरोना नहीं, सूर्य के अंदर कोरोना होता है, अर्थात वह पार्ट जिसमें धब्बा सा पड़ जाता है, इसको देखने के लिए कोऑर्डिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है भाई? कोऑर्डिनोग्राफ का, कोऑर्डिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हर्मेटोलॉजी, जो हर्मिलेटोलॉजी होता है,
क्या होता है बच्चों? हर्मिलेटोलॉजी। हर्मिलेटोलॉजी। हर्मेटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है रुधिर एवं रुधिर रोगों का किया जाता है। किसका जो किया जाता है भाई? रुधिर और रुधिर रोगों का। इसका क्या जाता है? रुधिर रोगों का। रुधिर रोगों का, ठीक है। और बात कर लेते हैं पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तुम्हारा फलों का। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? फलों का। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर सेरीकल्चर में किया जाता है भाई रेशम का। से साड़ी, रेशम, और रेशम की बनती है साड़ी, ठीक है, रेशम का। और न्यूरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आंखों का, ठीक है। और एंथ्रोलॉजी का जाता है एंथोमोलॉजी। एंथोमोलॉजी, एंथोमोलॉजी, एंथोमोलॉजी में किया जाता है तुम्हारा कीटों का। कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। और आइए अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय ध्वज सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय रंग सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो ठीक है, इसका अध्ययन होगा सत्य एवं पवित्रता का। किसका क्या होगा इसका आंसर? सत्य और पवित्रता का, ठीक। शक्ति और समृद्धि का जो है वो तुम्हारा रेड कलर होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग होता है वो जागृति, सौगर्य, सही, शक्ति। जो तुम्हारा केसरिया रंग होता है, केसरिया, ये क्या करता है? बलिदान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है केसरिया रंग, ठीक है। और बात कर लेते हैं त्याग। त्याग का प्रतीक होता है सफेद रंग, तुम्हारा सत्य, अहिंसा, पवित्रता का रंग होता है और जीवन में समृद्धि लाता है। और जो तुम्हारा सफेद रंग होता है, सफेद रंग हो गया तुम्हारा सत्य और पवित्रता का। हरा रंग जो होता है तुम्हारा हरियाली का, हरा रंग हरियाली का, हरियाली का प्रतीक होता है, ठीक। और बात कर लेते हैं ये सफेद यानी कि जो चक्र जो होता है किस रंग का होता है? चक्र होता है हमारे नीले कलर का। किस कलर का होता है बच्चों? ये होता है हमारे नीले कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947, ठीक है, 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्र ध्वज अपनाया था, अपनाया गया, ठीक है। ये 24 जो तिल्लियां होती हैं ये किसकी प्रतीक होती हैं? ये 24 तिल्लियां हमारी होती है दिन और रात की प्रतीक। आज ये ली गई है अशोक के स्तंभ से। किससे ली गई है? अशोक स्तंभ से, ठीक है। ये प्रतीक करती है 24, जिससे दिन रात 24 घंटे होते हैं उसी का प्रतीक होती है हमारी, ठीक है बच्चों। और बात कर लेते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, अर्थात इस तरह से समझे, ये झंडा होता है हमारा, तो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, ठीक। लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2, अर्थात L/V अनुपात कितना होता है? 3:2, ठीक है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए,
ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ के आना, अगर एग्जाम में आए तो 2:3 होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका पहला ध्यान रखना कि पिगली महोदय, जो पिगली महोदय हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो पिंगली महोदय थे। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रोग्राम में हेतु विकसित की जाने वाली सर्वप्रथम कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो, उसका आंसर होगा फोर्टान। कौन सी भाषा थी भाई? कंप्यूटर की पहली भाषा थी हमारी फोर्टान। ठीक है, बात कर लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में तुम जानते हो, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, और तुम्हारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है। आईबीएम के बारे में ध्यान रखना, आईबीएम क्या है? कंप्यूटर कंपनी है। ठीक, और सर्वप्रथम फोर्टन भाषा का उपयोग किया गया था। और ठीक है, इतनी ही जानकारी। और 2 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम? कंप्यूटर दिवस बनाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है। 2 दिसंबर को क्या बनाते हैं? कंप्यूटर दिवस बनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखो, किसकी उपस्थिति के कारण, तो इसका आंसर देखो भैया, हमारे रक्त में ही क्या पाया जाता है? जो ब्लड होता है हमारे अंदर, वो ब्लड में जो पाई जाती है हेपरिन पाई जाती है। ठीक है, तो ब्लड में अगर अंदर थक्का जम गया तो हमारा ब्लड सर्कल मतलब घूमेगा कैसे, अर्थात प्रवाह कैसे करेगा? तो ध्यान रखना, आरबीसी के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखना। सॉरी, ब्लड के बारे में ध्यान रखना। जो ब्लड होता है, जो ब्लड में मुख्यतः क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और उसके बाद में ब्लड, वो यानी कि रक्त होता है, यानी कि रक्त में जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में 95% जल होता है। ठीक है, क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड। कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक, टिश्यू। ठीक है, और जो हमारे अंदर जो रक्त बहता है वो कैसा प्रभाव होता है? यानी कि बंद रक्त परिसंचरण होता है। और देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज जो की थी विलियम हार्वे ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण ठीक, आरबीसी के बारे में बता दिया जाए कि आरबीसी होती है, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आरबीसी का कार्य क्या होता है? जो हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है O2 और CO2 का प्रवाह करना, अर्थात परिवहन। O2 का CO2 और CO2 का क्या करना? परिवहन करना। ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा क्या होता है? लाल होता है। O2 और CO2 से क्या होता है? परिवहन। O2 और CO2 का परिवहन का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन अर्थात आरबीसी का होता है। ये क्या करती है? जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाने के बाद फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाने के बाद क्या करती है? ये हमारे ब्लड में मिलती है। ब्लड में मिलने के बाद इस सभी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है? वो आरबीसी अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और फिर उसमें उसे पुनः CO2 को वापसी करने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। जो हमारी
कहते हैं ना हम चीज में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। जिस रक्त में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन मिल जाती है वो रक्त कहलाता है शुद्ध, और जिसमें CO2 मिली होती है उसे कहते हैं अशुद्ध। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? ऊंट और लामा, ऊंट और लामा के आरबीसी में लावा केंद्रक पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक जीव है बकरी की तरह। ठीक है, तो उसमें ऊंट और लामा में क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी देखो इसमें ध्यान रखना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में जो अनुपात होता है 600 अनुपात 1 का अनुपात होता है। कितने का अनुपात होता है? 600 अनुपात 1 का अनुपात होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? इनका आकार बड़ा होता है, आकार में थोड़ी बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रोगों से लड़ना। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या करना होता है इनका कार्य? प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक, और प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना, और साथ में क्या होता है कि इनकी कमी से क्या होता है कि तुमने सुना होगा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कैसे होता है इसके बारे में बता देते हैं। ब्लड कैंसर के बारे में, ब्लड कैंसर कि क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का जब आकार बढ़ने लगता है, ठीक है ना, अपने आप आकार बढ़ने लगता है इनका, सही है, और आकार इतना बढ़ जाता है कि ये जो सी स्वस्थ सेल होती है, इनका जो जीवन काल होता है, टाइम पीरियड होता है 3 से 4 दिन होता है। ठीक, और इनका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि 90 से 120 दिन होता है आरबीसी का, और इनका 3 से 4 दिन होता है। और जब स्वस्थ सेल का जन्म ही नहीं होगा तो क्या होता है कि जब स्वस्थ सेल जन्म ही नहीं हो देंगी तो जो यानी कि बीमार सेल्स होती हैं, बीमार सेल बढ़ती जाती हैं और इनका आकार बहुत बढ़ जाता है और स्वस्थ सेल का दम घुटने लगता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है स्वस्थ सेल की। तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ये ब्लड कैंसर, अर्थात डब्ल्यूबीसी के रिश्ता के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर रोग हो जाता है। प्लेटलेट्स के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, तो डेंगू, ठीक है, जो डेंगू जो बीमारी है वो इसी के कारण से फैलती है, अर्थात प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स में क्या होता है कि डेंगू जब जो रोग हो जाता है तो प्लेटलेट्स में तेजी से गिरावट आती है। क्या आती है? इसमें तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित यान कौन सा था? तो ठीक है, इसका आंसर होगा अपोलो 2। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव सहित यान था अपोलो 2। मानव सहित, मनुष्य सहित यान पहुंचने वाला कौन था? अपोलो 2 था। ध्यान रखना कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान यूनिक था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला क्या? यूनिक। चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा था? यूनिक। ठीक, और चंद्रमा की बात कर ले, ये पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा आते हैं इसके ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से आते हैं। ज्वार भाटा जो आते हैं ना, तो इसी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, ये अपने अक्ष पर 27 दिन में, अपने अक्ष पर 29 दिन में और पृथ्वी का परिक्रमण 27 दिन में पूरा करता है। परिक्रमण 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा के बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। स्वयं का प्रकाश नहीं होता।
ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक, और भारत पर अंतरिक्ष यात्री जाने वाला वो पहले व्यक्ति का नाम भी ध्यान रखना, वो राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, प्रथम महिला कल्पना चावला। इनकी मृत्यु हो गई थी आते समय, कल्पना चावला। ठीक, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, और अंतरिक्ष में ठीक ये जानकारी से भी इतनी जानकारी थी। ठीक है, और आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का किस भाग से भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर होगा क्वीन मेरी लैंड। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है किस भाग का भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर होगा क्वीन मेरी लैंड। क्या होगा इसका आंसर? क्वीन मेरी लैंड। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल जेएड कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 में मामिका गोवा बंदरगाह से नार्विया जहाज से पोलर सर्किल के रवाना होकर, ठीक है, 9 जनवरी 1982 में पहुंचता है। और दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री है ये वहां पर स्थित है अंटार्कटिका क्षेत्र पर, जहां पर संसाधित किया गया है दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि अंटार्कटिका में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है कि ये हिम के रूप में यहाँ पर कई सौ फुट पर बर्फ जमी हुई है, और यहाँ पर क्या जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री में किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप 98% भाग बर्फ है। कितने परसेंट भाग बर्फ है? 98% भाग बर्फ में जमा है। ठीक है, बर्फ है। और तुम जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा तुमने, अंटार्कटिका जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, देखो तुम जानते हो अच्छी तरह से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थात CO2 की अधिकता। जब CO2 का उत्सर्जन अधिक होगा, जैसे हमारे जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं CFC, CO2 CFC। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इत्यादि गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर 78%, 21% तो हमारा ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक है, और 0.03% CO2 है, और 78% तुम जानते हो नाइट्रोजन है। ठीक, और अन्य गैसें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो CO2 अभी हमारी पृथ्वी पर 0.03% क्या है, CO2 है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, और बर्फ पिघलेगी। तुम जानते हो इंडोनेशिया जो महाद्वीप है, जो इंडोनेशिया महाद्वीप है, यानी कि इंडोनेशिया जहां पर है, जिसका इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, और जो सबसे अधिक द्वीपों पर बसा हुआ है, 22,000 द्वीपों पर बसा हुआ है, और उसका एक द्वीप है सुमात्रा, जावा, ये जो प्रमुख द्वीप हैं। तुमने देखा होगा कि इस पर अगर लगातार CO2 की मात्रा, अन्य गैसों की मात्रा बढ़ती गई तो जो सी बर्फ है जो पिघल जाएगी, और जितने भी स्थल हैं वे डूब जाएंगे। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, तो इसके लिए इसे देखते हुए जो हमारा यानी 0.03%, तुम जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जिक्र चलता रहता है कि लोग बार इतना प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है कि अर्थात दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, यही है ग्लोबल वार्मिंग कि यानी कि दिन प्रतिदिन क्या होता है
कि उसका तापमान बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि ये हमारी सोचो, ये सपोर्टेड पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। जब पृथ्वी है, तुम जानते हो विकिरण, विकिरण क्या होता है कि सूर्य, जब सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, किस पर आता है? पृथ्वी पर आता है। तो भाई किसी चीज के लिए इनपुट और आउटपुट बहुत बड़ी बड़ी क्रिया है। सपोर्टेड हम खाना करते हैं तो त्यागते भी हैं, तो ठीक है, जब खाना खाते हैं तो उसे त्यागना भी पड़ता है। तो ये प्रक्रिया जब भी चक्र जब भी चलता है कि ये प्रक्रिया डेली होती रहे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि शाम के टाइम बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हीटिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म लगता है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसे बाहर भी जाना पड़ता है। तो कुछ भाग, तो ये जो ऊपर एक लेयर सी बन गई है CFC की इत्यादि की, ये लेयर सी बन गई है, ये लेयर क्या है? इस लेयर के कारण क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है पूर्ण रूप से क्या नहीं जाता, बाहर नहीं जा पाता। और बाहर नहीं जा पाता तो इससे क्या हो जाता है कि इतने क्षेत्र में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु प्रतिबिंब पे बनती है रेटिना के आगे। कहां पर बनती है? ये बनती है रेटिना के आगे। ठीक है बच्चों, काफी सारे क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चन भी देखने हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का अधिकतम भार अधिकतम होता है। देखो भाई, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहां पर होगा? निर्वात में होगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होगा वो किस पर होगा? वो होगा निर्वात में। कहां पर होगा भाई? निर्वात में होगा। बात कर लेते हैं निर्वात अर्थात, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो भार और, देखो भार और द्रव्यमान में अंतर समझते हैं। भार और द्रव्यमान, भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं? जब जी ग्रेविटी और प्लस द्रव्यमान मिल जाता है तो कहते हैं भार। क्या कहते हैं उसे? भार। और द्रव्यमान अपना खुद का वेट होता है, अर्थात खुद जितना भी वजन है उसे कहेंगे द्रव्यमान। अर्थात द्रव्यमान निश्चित रहता है, वो जो भार होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है ना? तो घटता बढ़ता रहता है। तुम्हें पता होगा कि ध्रुवों पर जी जो होता है ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। और ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होगा वो ठीक है निश्चित है, अर्थात हम किसी ग्रह पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे द्रव्यमान निश्चित रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भार बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, और द्रव्यमान क्या रहता है हमारा? निश्चित रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में लगभग कितने अक्ष का कोण होता है? तो ठीक है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास 18 डिग्री। कितना आंसर होगा? 18 डिग्री। बात कर लेते हैं पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। देखो बच्चों, हमने सुना होगा कि भाई कहते हैं कि, सुना होगा पूर्वज जो कहते हैं हमारे, तो पूर्वज कहते हैं कि हमें दक्षिण अर्थात दक्षिण की ओर पैर उड़कर, पैर जो होते हैं उधर को सोना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि भौवा बनाते हैं कि भाई कि मरे हुए सोते हैं, ऐसा है वैसा है। मगर वास्तविकता होती क्या है कि नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है। होता क्या है इसमें कि ये यहां से चुंबकीय रेखाएं, नॉर्थ पॉइंट से और एस पॉइंट से ये चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं, और जब ये हमारी बॉडी से इस तरह से गुजरेंगी तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। इसलिए कारण, यही कारण है कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमें नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट की ओर नहीं सोना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को बेसिन सबसे बड़ा है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द्रविड़ शैली उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से कहां पर है? ठीक है, तो द्रविड़ शैली का जो इसका आंसर होगा वो होगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्या होगा इसका आंसर? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, देखो भाई बात कर लेते हैं ये भारत, भारत के बारे में, यानी कि
ये है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देखो भाई, दो तरह की शैली है, एक होती है उत्तर भारत में आती है नागर शैली। कौन सी शैली होती है भाई? नागर शैली। और ये दक्षिण भारत में होती है तुम्हारी द्रविड़ शैली। कौन सी शैली होती है? ठीक है, द्रविड़ शैली। और इन दोनों का मिश्रण कहलाती है बेसर शैली। ठीक है, जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो नागर शैली में रहते हैं, और दक्षिण भारत के जो मंदिर रहते हैं वो कौन से रहते हैं भाई? वो रहते हैं तुम्हारे द्रविड़ शैली से। इन दोनों से मिली शैली कहलाती है बेसर शैली। कैसी कहलाती है बच्चों? बेसर शैली। आइए अगले क्वेश्चन पर। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहलाते थे? गुप्त शासक ये कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे बच्चों? गुप्त शासक क्या कहलाते हैं? गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे रूपक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करने पर दशल्लभ प्रणाली का प्रयास किया? तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो होगा अलाउद्दीन। ठीक है, दशल्लभ प्रणाली का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। शून्य पर आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य पर आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल नए सिरे से। तो बिल्कुल देखना, ध्यान रखना, यानी कि जो पिछला कुछ है सब कुछ उसको जीरो मानकर नए से शुरू करते हैं, अर्थात जो पिछला कुछ है जो भी कुछ है तो खत्म करके अब नए आधार करते हैं, तो इसको कहते हैं बिल्कुल नए सिरे से बजट का तैयार करना। जो बजट आता है तुम जानते हो कि पहले चमड़े के थैले में, और चमड़े के थैले में आता था, अब ये लाल कपड़े में आ रहा है। ठीक है, और पहले तुम जानते हो कि जो रेल बजट और यानी कि और वैसी बजट पहले अलग अलग पेश होता था, अब एक जगह पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि मुद्रास्फीति क्या है। पहला क्वेश्चन होता है कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? जब कि पैसा बहुत, मतलब कि वस्तुओं के रेट बहुत अधिक हो जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम नोट यानी कट्टा भर के हम नोट लेके जाएं और थैले में सामान लाएं, अर्थात वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाए। वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाए और पैसा, बस एक वस्तु की कीमत, कहने का मतलब कि ये कि एक थैले में नोट लेके जाएं और एक जेब में क्या लाए? सामान लाए, तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ए, निश्चित आय वाले को। किसको पड़ता है? जिसकी निश्चित आय है। सपोज दैट उसकी निश्चित आय है, उसको तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। वो 5,000 रुपए कमाता है, अब किसी मतलब मुद्रास्फीति हो गई तो ठीक है, उसके तो 5,000 रुपये हैं, वस्तु के रेट तो बढ़ रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? निश्चित आय वाले को। ठीक है, आइए, किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान के लिए हिमायत दी थी? तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो होगा तुम्हारा गिनीज मॉडल। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे रोलिंग प्लान 1978 मोरारजी 80 तक रोलिंग प्लान चला था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। ठीक है ना, मतलब ये 2 साल के लिए सरकार आई थी, ये मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये गिनीज मॉडल पर आधारित थी। अर्थात 1 साल के लिए एक टारगेट बनाया जाता है, उस टारगेट पर काम किया जाता है, गिनीज मॉडल पर आधारित थी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का राष्ट्रप्रधान कहा जाता है जिसका प्रधान होता है? तो ठीक है, तुम्हारा यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, पेशवा। ठीक है, यानी कि पेशवा कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार। इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होगा? प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? तो देखो, इसका आंसर होगा पालक।
ठीक है। पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा अर्थात Fe। ठीक, किसमें पाया जाता है? लोहे में पाया जाता है। देखो पनीर में भी पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है। ठीक है। लोहे की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक है। हम बायोलॉजी की जब वीडियो लाएंगे उसके बारे में बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतने 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है बच्चों, और ये जरूरतमंद लोगों को, जितने भी जरूरतमंद लोगों को उनको सबको पहुंचाना। ठीक है, थैंक्स।